आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 लॉज ऑफ न्यूटन, फिर हम लोग करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, देन वी विल सॉल्व सर्टेन न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो दिस इज लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन के 3 लॉज पढ़ेंगे, देन विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन लॉ बताने से पहले आई टेल यू कि दुनिया में ढेर सारे साइंटिस्ट आए और गए, बट इफ यू टेक द लिस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट तो न्यूटन विल बी वन ऑफ देम। सो लेट अस सी समथिंग अबाउट न्यूटन। So Newton was born in 1642 Jan month में, मे बी क्रिसमस ईव में ही was born। और न्यूटन ऑलमोस्ट लिव फॉर 80 years। जनरली बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इतने साल जीते नहीं, बट न्यूटन का लाइफ स्पैन वॉज 80 years। तो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ न्यूटन के लाइफ स्पैन के बारे में। अगर आप न्यूटन के लाइफ 80 years को अगर डिवाइड करो तो यू विल फाइंड सर्टन स्टेजेस इन टू हिज लाइफ। जैसे कि फर्स्ट स्टेज जो इनिशियल 20 years थे, सो बेसिकली इस टाइम पे न्यूटन एक स्टूडेंट रहा एंड न्यूटन ही वॉज इन अ लर्निंग फेज। सेकेंड 20 years जो थे इसके, ये 20 साल में ही वॉज जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन द ग्रेट। तो जितनी भी साइंटिफिक एक्टिविटी थे वो इन्होंने बिगनिंग 20 years से 40 years के एज में ही सब किया, न्यूटन द ग्रेट। सो उन्होंने नेक्स्ट 20 years में क्या किया? कुछ नहीं। नेक्स्ट 20 years में क्या किया? कुछ नहीं। तो न्यूटन ने अपना जो भी काम किया, जितने भी लॉज डेवलप किए, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने कैलकुलस ब्रांच भी, मैथ्स में भी, मैथमेटिक्स में भी बहुत काम किया। तो एवरीथिंग यही ये 20 years में उनकी अचीवमेंट थी। बाकी ईयर उन्होंने बस एंजॉय किया लाइफ को। नेक्स्ट सी, हमारे भी लाइफ में हम लोग भी बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं। ऐसे ही न्यूटन वॉज ऑल्सो एडमायरर ऑफ सर गैलीलियो। तो गैलीलियो सर जो थे, इनकी एक टेंडेंसी थी टू डू एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन के जितने भी लॉज थे दे ऑल वेर इंस्पायर्ड फ्रॉम गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। तो आज के लेक्चर में बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लॉ, मैं आपको कुछ गैलीलियोस के इंसिडेंट भी शेयर करना चाहता हूँ, जो आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा। सो लेट मी शेयर यू दैट इंसिडेंट। फर्स्ट इंसिडेंट मैं आपको आज के लेक्चर में 2 इंसिडेंट ऐसे बताऊंगा। पहला इंसिडेंट कुछ ऐसा बताता हूँ गैलीलियोस के लाइफ का। तो देखते हैं गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। तो इन ओल्डन डेज जो ओल्ड बुक्स थे तो उनमें क्या लिखा था देखते हैं कि इन ओल्ड बुक्स देयर वाज अ थिंग दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, दिस इज अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सो दिस इज आर t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो पुराने ज़माने की जो बुक्स थे या वो टाइम के जो पिछले साइंटिस्ट थे गैलीलियो के पहले, उन्होंने बोल के रखा था अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 1 सेकेंड में उसकी स्पीड v हो गई, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसकी स्पीड 2v, 3v ऐसे कुछ बढ़ेगी। दैट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। मतलब जो ये स्पीड बढ़ रही है, जैसे 1 मीटर चलने के बाद जो नेक्स्ट 1 मीटर होगा ऑब्जेक्ट की स्पीड दोगुनी हो जाएगी, नेक्स्ट 1 मीटर में उसकी स्पीड 3 गुना हो जाएगी, ऐसे करके। तो जो स्पीड बढ़ रही है वो डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ती है। बट गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें प्रूव किया कि ये जो स्पीड बढ़ती है, और उन्होंने प्रूव किया इस बात को, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो किस पे डिपेंड करती है? उनका मानना क्या था, कोई जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड बढ़ती है, जैसे कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये जो स्पीड ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट है v, 2v, 3v, ये टाइम के हिसाब से बढ़ती है। अगर टाइम अगर 1 सेकेंड हो तो अगर स्पीड v है तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसकी स्पीड 2v होगी, नेक्स्ट 1 सेकेंड में स्पीड 3v होगी। मतलब उन्होंने क्या बताया, पहले के बुक में ऐसा कुछ था उनके पहले जो रिटर्न थे कि स्पीड जो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट का इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ऐसा मानना था। बट इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये गैलीलियो ने बताया, बट न्यूटन ने इस बात को प्रूव किया कि उन्होंने सिर्फ बताया कि जो स्पीड है वो टाइम पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे नहीं। बट गैलीलियो ने इसको एक मैथ्स, ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, तो उसने फ्रेम कर दिया कि जो स्पीड ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, आप वो लॉ जानते भी हो, वो इक्वेशन जानते भी हो, वी ऑल नो v इक्वल टू u प्लस ए टी,
तो जो स्पीड बढ़ती है फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वो टाइम के हिसाब से बढ़ती है, ना कि डिस्टेंस के हिसाब से। अच्छा, सेकेंड इंसिडेंट रिगार्डिंग गैलीलियोस लाइफ। तो सेकेंड इंसिडेंट कुछ ऐसा है, जो पुराने ज़माने की बुक्स थी उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, या पुराने ज़माने के लोग ऐसा मानते थे कि बॉडी कैन नॉट मूव विदाउट फोर्स, बॉडी कैन नॉट मूव विदाउट फोर्स। तो बिना फोर्स के कोई बॉडी चल नहीं सकती है, ऐसा वहाँ पहले के लोग मानते थे। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको फॉल्स प्रूफ किया। तो एक्सपेरिमेंट को ऐसे भी बोला जाता है इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट। तो देखते वो एक्सपेरिमेंट क्या था, गैलीलियो ने बोला कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई बॉडी रख दो आप और उसको रेस्ट से छोड़ो, तो जैसे वो बॉडी यहाँ पे बॉटम पे पहुँचेगी तो इट विल एक्वायर सम वेलोसिटी v। और अगर ये जो सरफेस है, जो इंक्लाइंड सरफेस के बाद का जो सरफेस है, अगर वो बहुत परफेक्टली स्मूथ है तो बॉडी जो ये वेलोसिटी v एक्वायर की है इसी वेलोसिटी से आगे कंटिन्यू करेगी। अगर ये जो सरफेस है एकदम परफेक्टली स्मूथ होना चाहिए, तो जो वेलोसिटी यहाँ थी आगे भी उसकी वही वेलोसिटी होगी, आगे भी वही वेलोसिटी होगी, आगे भी वही वेलोसिटी होगी, कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। तो वहाँ से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से इस बात को नेगेट किया कि अब देखो बॉडी चल तो रही है, बॉडी में मोशन तो है, बट इस इंस्टेंट पे इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये वाला जो पुराना था स्टेटमेंट की बॉडी कैन नॉट मूव विदाउट फोर्स, जो पहले जो मानते थे लोग, उनको इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फॉल्स प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसी सेकेंड इंसिडेंट से इंस्पायर होके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ लिखा था। एंड आपको पता रहेगा, आपने लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ रहे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और वो लॉ कुछ ऐसा है, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन रेस्ट, और अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो मतलब कोई बॉडी अगर रखी हुई है तो इट विल कंटिन्यूज टू रिमेन इन रेस्ट, अगर कहीं रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कहीं पे मोशन में है, आप देख सकते हो सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड से, इट विल कंटिन्यू टू ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस आप इस बॉडी को स्टॉप ना करो। तो उसी को लिखा है अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम लोग कुछ कंक्लूजन कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये न्यूटन का कंक्लूजन हो सकता है, फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और उस पर फोर्स जीरो है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये फर्स्ट जो लॉ है उसका कंक्लूजन पॉइंट है। नेक्स्ट, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अब देखो लॉ, फर्स्ट लॉ को और भी एक नाम है, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता रहेगा बिकॉज लोअर स्टैंडर्ड में आपने ये सारी बातें पढ़ी है, लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ विल सी द न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर आप बोलो, अगर मैं पूछूं कि न्यूटन के तीनों लॉ में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लॉ है, तो आई विल डेफिनेटली टेल न्यूटन सेकेंड लॉ। व्हाट इज द स्टेटमेंट? लोअर स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा। इट्स गोज लाइक द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। ये स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। चलो मैं आपको ना सेकेंड लॉ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देन विल मूव ऑन। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि लेट्स से मैंने किसी बॉल को ऐसे फेंका एंड देयर इज अ मैन हियर एंड ही इज कैचिंग दिस बॉल। तो ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी अभी फिलहाल v है, तो इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम। ये इस आदमी के हाथ में जाते ही, कहने से अगर आप किसी के पास बॉल फेंको तो उसके हाथ में जाते ही वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये बॉल यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ इज देयर अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस बॉल, यहाँ पे v वेलोसिटी बाद में जाके रेस्ट पे हो गया, तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस बॉल। तो वो किस पे डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स जो ये आदमी अपने हाथ से उस बॉल पे लगा रहा है। और रेट वर्ड इसलिए है क्योंकि ये मोमेंटम चेंज होने में इस आदमी को थोड़ा टाइम लगा होगा, कुछ तो टाइम लगा रहेगा उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए। वो किस पे डिपेंड करता है? कितना वो फोर्स लगा रहा है, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं देता हूं,
कि इस बॉल की जगह पे लेट से कोई व्हीकल आ रही है रोड पे, सामने यही रोड पे एक व्हीकल आ रही है और इसी आदमी को हाथ से अपने उस व्हीकल को रोकना है। रोकना है मतलब आई वांटेड टू से कि गाड़ी को रोकना मतलब उसके मोमेंटम को चेंज करना। तो अगर इस बॉल और गाड़ी में अगर मोमेंटम चेंज करवाना है तो किस केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आप सोचो। डेफिनेटली उस कार को या उस व्हीकल को स्टॉप करने के लिए इस आदमी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हो सकता है वो स्टॉप भी नहीं कर सकता है। क्या आप किसी कार को हाथ से रोक सकते हो? क्या उतना फोर्स हम जनरेट ही नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। सो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग। मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो नाउ विल सी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ। इट गोज लाइक द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू rate of change of momentum. तो we all know change of momentum is denoted by dp. तो rate of change of momentum is directly proportional to net force. But momentum क्या होता है? mass into velocity. तो मैं p की जगह पे mv रखना चाहता हूँ। तो मेरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो मेरा एक्सप्रेशन कुछ हो जाएगा एफ नेट विल बी इक्वल टू p की जगह पे mv रख दूँ, mv। इफ मास एंड वेलोसिटी दोनों भी अगर वेरिएबल है, अगर हमने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन जानते हैं डेरिवेटिव, तो अगर ये दोनों वेरिएबल है और हम टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार मैं क्या करूँगा, मास को बाहर लूँगा और वेलोसिटी को डेरिवेट करूँगा प्लस u इंटू वी, u dv बाई डी एक्स प्लस v dv बाई डी एक्स। सो मैं बोल सकता हूँ दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस योर मास इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मास ऑफ ब्लॉक या कुछ भी जो मास इन्वॉल्व होगा हमारे सब में, हमेशा वो मास कांस्टेंट होगा। इफ मास इज कांस्टेंट तो ये वाला जो टर्म है डी एम बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज अ जीरो। तो देयरफॉर ये होल टर्म जीरो हो गया। तो व्हाट इज लेफ्ट, एम डी वी बाई डी टी। और m dv बाई डी टी, यहाँ पे dv बाई डी टी वी ऑल नो इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देयरफॉर f नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, न्यूटन्स लॉ इन अ ट्रू सेंस, न्यूटन्स लॉ अगर अब आगे के लेक्चर में हम लोग बोलेंगे अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन अ ट्रू सेंस, न्यूटन्स लॉ मीन्स न्यूटन्स सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जस्ट एक स्टेटमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है, बट एप्लीकेशन पार्ट जो है न्यूटन सेकेंड लॉ इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। तो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए देयर आर कुछ स्पेशल नोट लिखवा के देता हूँ वाइल अप्लाइंग, ये नोट आप याद रखना। तो पहला नोट देखते हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ फर्स्ट नोट इज it can be applied in any direction। अब इसका मतलब क्या है, वी ऑल नो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देयर आर थ्री डायरेक्शंस x, y, z। अगर आपको किसी एक डायरेक्शन में अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है F इक्वल टू ma, यू कैन अप्लाई एंड स्टेटमेंट वुड बी लाइक, अगर आपको x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है तो यू हैव टू टेक ऑल द फोर्सेस अलोंग x, y और z का नहीं, ऑल द फोर्सेस अलोंग x एंड एक्सेलरेशन अलोंग x। वैसे अगर आपको न्यूटन्स लॉ y डायरेक्शन में अप्लाई करना है तो मास लेना है और एक्सेलरेशन अलोंग y रखना है। z डायरेक्शन में स्टेट एक्सप्रेशन विल गो लाइक दिस। सो दिस इज द, तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट नोट कुछ ऐसा है, न्यूटन्स लॉ कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, अगर ऐसा कोई कंडीशन आए कि कोई मान लो कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल के ऊपर लेट से देयर आर मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, दिस फोर्स इज लेट से F1, दिस फोर्स इज F2, दिस फोर्स इज F3। कोई पार्टिकल है उसके ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है और मुझे F इक्वल टू ma इस केस में लिखना है। सो हाउ आई विल राइट, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ में जो फोर्स था वो फोर्स नहीं था, वो नेट फोर्स था। तो आई विल फाइंड नेट फोर्स। तो वेक्टोरली क्या करूंगा, मैं इन तीनों फोर्सेस को मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं नेट फोर्स निकालूंगा बाय वेक्टोरली एडिंग दिस थ्री फोर्सेस।
और जब मुझे एफ नेट मिल जाएगा तीनों फोर्सेस को ऐड करने के बाद, और ये पार्टिकल का मास m है लेट से, देन आई कैन अप्लाई दिस एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर एक पॉइंट पे या एक पार्टिकल पे मोर देन वन फोर्सेस लग रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो ये सारे नोट्स हमें हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। थर्ड पॉइंट कुछ ऐसा है कि लेट्स से कि देयर आर मेनी ब्लॉक्स। थर्ड में इसको ऐसा केस लेता हूं, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ब्लॉक्स या बॉडी इज कांस्टेंट, और एक बॉडी नहीं है, ढेर सारी बॉडी है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से कि देयर आर मेनी ब्लॉक्स, उनका मास भी अलग अलग है, m1 m2 m3, और यहां से मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F। तो व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल एज एक्सेलरेशन कांस्टेंट एग्जांपल केस, यू कैन सी कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो ये तीनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। ये तभी पॉसिबल है जब तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा हो, सेम हो। तो जब भी एक्सेलरेशन सेम हो तो न्यूटन्स लॉ इस केस में कैसे अप्लाई करना है आपको, तो यू हैव टू राइट एफ नेट इक्वल टू m टोटल। तो टोटल मास कितने हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो दिस आर द होल टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। सबका तो सेम है, वही एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखना है। तो जनरली आप क्या लिखोगे, एफ नेट इक्वल टू m टोटल इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट वाज न्यूटन्स लॉ कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, याद रखो ये बात को। सेकंड पॉइंट क्या था, किसी पार्टिकल पे अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो हमें नेट फोर्स निकाल के न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहिए। थर्ड केस क्या है, अगर कोई भी सिस्टम है या ब्लॉक्स है उनका एक्सेलरेशन सेम है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर दिस, एफ नेट इज m टोटल इंटू a। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनरली यहां पे स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है उस केस में कैसे अप्लाई करना है न्यूटन्स लॉ। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है लेट्स से, अब एक सिस्टम कुछ ऐसा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होने का। उसमें एक ब्लॉक रखा है m1, इसके ऊपर और एक ब्लॉक है m2, और यहां पे फोर्स लग रहा है F। तो इसमें ऐसा साइड साइड में रखा था, यहाँ पे एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है और हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। तो व्हाट वी विल से, तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों ब्लॉक जो है इनका एक्सेलरेशन डिफरेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि m1 किसी और एक्सेलरेशन से चले, m2 किसी और एक्सेलरेशन से चले। तो मैं इसके एक्सेलरेशन को a बोलता हूँ, इसके एक्सेलरेशन को b बोलता हूँ। तो अब न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करूँगा फॉर द होल सिस्टम। अगर मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम मानूँ और इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूँ तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, F विल बी इक्वल टू m1 a1, या यहाँ पे हमने क्या लिया है, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 लाइकवाइज। जैसे कि एग्जांपल में मैंने a1 को a माना है, a2 को b माना है, ऐसे कितने भी सिस्टम रहे तो सबका मास लेना है, उसको उसे मल्टीप्लाई करना है उसके एक्सेलरेशन से, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, कुछ ऐसा अप्लाई करना है। तो दिस 4 पॉइंट्स विल हेल्प यू व्हाइल अप्लाइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज द मोस्ट फेमस लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि लेट्स से 2 पीपल आर फाइटिंग, एक ने दूसरे को मारा और दूसरे ने इसको मारा, वो एक्शन रिएक्शन मतलब एक का एक्शन हुआ दूसरे का रिएक्शन हुआ, वो एक्शन रिएक्शन नहीं। यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन मीन्स फोर्स। जैसे कि लेट्स से वी हैव 2 बॉडीज, बॉडी A एंड बॉडी B। अगर बॉडी A ने बॉडी B पे कोई फोर्स अप्लाई किया तो मैं बोल सकता हूँ ये इसका एक्शन है, तो बॉडी B भी उसकी बॉडी A के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी, दैट फोर्स विल बी रिएक्शन फोर्स। सो दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। तो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ते हैं। सो न्यूटन थर्ड लॉ से हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं फोर्स के रिगार्डिंग, लेट अस सी वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इज फोर्सेस
ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब नेचर में जो भी जितने भी फोर्सेस अगर हम लोग के है सबको ऐड करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि दे एग्जिस्ट इन पेयर। आइसोलेटेड सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमेशा फोर्स दे एग्जिस्ट इन पेयर। जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि कोई पेपर है, अगर कोई पेपर है तो इसके अगर पेपर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके दो साइड होनी चाहिए, ये वाला उसके पीछे वाला। तो ऐसे ही फोर्स भी होते हैं, फोर्स हमेशा दे एग्जिस्ट इन पेयर, एक्शन रिएक्शन। तो फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, ये अपना फर्स्ट कंक्लूजन है। सेकेंड कंक्लूजन, दिस एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि देयर इज अ मैन एंड दिस मैन इज पुशिंग दिस ब्लॉक। तो अगर आदमी ने, इस मैन ने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, तो अगर मैं देखूं ये मैन है और ये ब्लॉक है, तो अगर ये आदमी ने इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक भी इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, किस पे, इस मैन पे। तो ये हमारा सेकंड कंक्लूजन है कि एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल। नाउ कैन यू सी दे आर अपोजिट ऑल्सो। सो यही पॉइंट है, दिस एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल एंड अपोजिट ऑलवेज। थर्ड कंक्लूजन, दे एक्ट ऑन two different bodies। तो यहां पे देखो, एक्शन अगर मैं इस 100 न्यूटन को एज्यूम करूं तो वो ब्लॉक पे लग रहा है, और रिएक्शन किस पे लग रहा है, इस मैन पे लग रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा किसी सेम बॉडी पे नहीं लगते, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। नेक्स्ट कंक्लूजन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिस इज, action reaction they have same cause, that is same nature। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मैं अपने इस उंगली से, अगर इफ आई से कि मैं इस बोर्ड को प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, तो आई कैन से कि जो मैंने फोर्स अप्लाई किया बोर्ड के ऊपर वो एक्शन है, तो मेरे हाथों पे भी जो बोर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है वो रिएक्शन है। तो आप लोग बताओ ये फोर्स, इफ आई टॉक इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये कौन से टाइप का फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। तो आई कैन से ये जो प्रेसिंग वाला एग्जाम्पल है दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर मैंने जो फोर्स बोर्ड पे अप्लाई किया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो मुझ पे जो बोर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। मेरा एक्शन जो फोर्स था, विच टाइप ऑफ फोर्स, मतलब फंडामेंटल फोर्स में से ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, तो मेरे हाथों पे जो रिएक्शन मिल रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर ही होना चाहिए। सो एक्शन एंड रिएक्शन दे हैव सेम कॉज, दैट इज सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए। अगर आई कैन ऐड वन मोर एग्जांपल टू इट, लेट्स से कोई एप्पल एंड इफ इट इज फॉलिंग ऑन अर्थ, तो वी ऑल नो अर्थ के ऊपर ये एप्पल क्यों गिर रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो वैसे ही अर्थ भी, एप्पल भी इस अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, तो रिएक्शन ऑफ दैट, सी एप्पल अर्थ पे गिर रहा है, दैट इज ड्यू टू द एक्शन फोर्स, तो ये एप्पल भी अर्थ के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। सो दिस एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर ऑफ सेम नेचर, दैट इज विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही पॉइंट है, एक्शन एंड रिएक्शन दे मस्ट ऑलवेज बी ऑफ सेम नेचर। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द 3 लॉज ऑफ न्यूटन, नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो देखो हम लोग अब क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखेंगे और उसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस देखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी इज फंडामेंटल फोर्सेस। तो नाउ लेट अस सी नेचर में कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स विच यू कैन सी इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
हमने लोअर स्टैंडर्ड से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. लेट अस सी फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग इट. व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मेन कॉज क्या होता है? न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया कि मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स. लाइक जैसे अर्थ है और जितने भी प्लैनेट है तो सब एक हैवी मास है, तो एवरी मास के अराउंड एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ये कभी रिपल्सिव नहीं होता है, दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं. थर्ड थिंग इज रेंज. देखो ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज इनफाइनाइट तक होता है. जैसे कोई मास है, उसके अराउंड अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड बन गई तो उसकी फील्ड इन्फिनिटी तक जाती है. हो सकता है कि फील्ड आगे आगे बढ़ते बढ़ते वीक हो जाएगी, बट इन्फिनिटी तक उसकी रेंज होती है. सेकेंड फोर्स, फंडामेंटल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा मैं बोल सकता हूं, जितने भी चार पूरे नेचर में फोर्सेस है, अगर 95 to 98% कंट्रीब्यूट कोई फोर्स करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कोई भी फोर्स नेचर में. तो लेट्स सी इट्स कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज चार्ज. वी ऑल नो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. सेकेंड, नेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट कैन इधर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. वी ऑल नो अगर दो चार्ज है सेम नेचर के तो दे रिपल ईच अदर, अनलाइक नेचर के तो दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो दे कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. रेंज, अगेन रेंज इज इनफाइनाइट. लेट से कोई चार्ज है, उसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो भी बन रही है, या कोई मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, हमें ऐसा लगता है कि उसकी रेंज बस इतनी है. ऐसा नहीं है. एक चार्ज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बने वो पूरे इनफाइनाइट तक जाती है. वो तो आगे आगे चलते चलते इट बिकम्स वीक, बट रेंज इज इन्फिनिटी. सो वी हैव सीन टू फोर्सेस. द थर्ड कैटेगरी ऑफ फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अभी ये जो दो फोर्सेस है दे आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. वी ऑल नो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं. लाइकवाइज देयर आर मेनी थिंग. अभी तक हमको पता ही नहीं न्यूक्लियस के अंदर और भी कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट्स कॉज इज स्पिन. स्पिन, व्हाट इज स्पिन? बेसिकली स्पिन जो है मास और चार्ज की तरह एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ऐसा पता लगाया गया कि स्पिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. एंड टॉकिंग अबाउट द नेचर, आई विल गिव यू एग्जांपल कि व्हाट इज दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लाइक. सी, न्यूक्लियस के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन? पॉजिटिव. एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रल. तो जितने भी प्रोटॉन उस न्यूक्लियस के अंदर है दे आर हैविंग सेम नेचर. देन टू सेम नेचर मीन्स दे ऑल हैव, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ऐसा होना चाहिए कि ढेर सारे प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है, तो उनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो सकता है ड्यू टू रिपल्शन. बट देयर इज अ फोर्स विच बाइंड्स ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, एंड दैट फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो दिस फोर्स इज बेसिकली, इट्स नेचर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. Third thing, talking about the range, its range is very less of the size of nucleus. Can you see? Range of this strong nuclear force is of the order 10 raised to minus 15 meter. That is the size of nucleus. Nucleus का size उतना होता है, उसकी range भी उतनी होती है. उसके beyond strong nuclear force exist नहीं कर सकता. Next, last, weak nuclear force. Still this matter is being subsidized. इस पे research चल रहा है. किसी को पता नहीं कि इसका cause क्या है, इसकी रेंज क्या है, बट इतना पता है अब तक जो हम तो जानते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, इतना जानते हैं कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन. तो न्यूक्लियस के अंदर हो क्या रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन हो रहा है. सो किसी ने बोला कि दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट. ठीक है. लास्ट में इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ वाइज, कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स सबसे वीक है, तो आई कैन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फोर, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फॉलोड बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स. सो विच इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स. यू कैन सी ओवर हियर. अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट. Based on contact, there are generally two type of forces. First is contact force and second is non-contact force. तो contact force क्या होता है? ऐसा force जिसके लिए दो body हमेशा physical contact में आने ही चाहिए. तो forces which cannot exist without contact are called as contact forces. तो बिना contact के ये force exist ही नहीं कर सकते. For an example, tension force, normal reaction. We all know normal reaction के लिए क्या होना चाहिए? दो bodies के बीच में contact होना चाहिए, तभी तो इसका normal reaction उस पर लगेगा.
लाइकवाइज फ्रिक्शन भी ऐसे, फ्रिक्शन के लिए टू बॉडीज मस्ट ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट, स्प्रिंग फोर्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. The second type under this category is non-contact force. So there are many forces which can come into picture without any contact also. So such forces are called as non-contact force. So definition wise, the forces which can exist without any contact are called as non-contact forces. तो हम लोग अपने नेचर जानते हैं बहुत सारे फोर्सेस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि एक मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट के बाजू में रख दिया, तो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑल्सो दे कैन अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, either repulsion or attraction. तो magnetic force is an example of a very good example of non-contact force. Likewise gravitational force, न्यूटन वाला example, एप्पल और ग्राउंड के बीच में there is no contact between apple and ground, then too apple falls on earth. तो gravitational force is an example of non-contact force and magnetic force या electromagnetic force in general. So these are the two four types of force based on contact. Next category types of forces में next category is based on system. तो सबसे पहले देखते हैं जनरली सिस्टम होता क्या है. सी दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, उसके अंदर सिस्टम, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, इसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू व्हाट इज अ सिस्टम. सिस्टम क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दे आर टेकन टुगेदर टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर ये एक ब्लॉक ए है, उसके ऊपर ब्लॉक बी है. सी चॉइस ऑफ सिस्टम इज योर्स. हमारे ऊपर है कि हम किसको सिस्टम मान रहे हैं वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. और ऐसा भी हो सकता है हम ब्लॉक ए को एक सिस्टम मान ले और ब्लॉक बी को एक अलग सिस्टम मान ले, या तो फिर ब्लॉक ए और बी दोनों को हम एक टुगेदर एक सिस्टम मान ले. तो व्हाट इज सिस्टम? इट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर टेकन टुगेदर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. तो बेस्ड ऑन सिस्टम देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट इज इंटरनल फोर्सेस एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फोर्सेस. सी ये सिस्टम, एक्सटर्नल, इंटरनल क्या है उसको समझाने के लिए गोइंग इनटू द डेफिनेशन आई विल गिव यू एन एग्जांपल. तो मान लो सिस्टम कुछ भी हो सकता है. तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स से आर इंडिया इज अ कंट्री. तो इंडिया कंट्री को अगर हम एक सिस्टम मान ले तो एवरी स्टेट इनसाइड इंडिया दे विल बी इंटरनल मैटर. जैसे कि अगर कोई बाहर का अगर कंट्री है, अगर उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया इज हैविंग क्लैश विद चाइना. इफ चाइना इज अटैकिंग ऑन इंडिया, तो इंडिया इज अ सिस्टम, तो दैट चाइनीज फोर्स विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स. ऐसी अगर पाकिस्तान इज अटैकिंग इंडिया, तो पाकिस्तान इज आउटसाइड इंडिया, सो दैट फोर्स विल बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल फोर्स. बट क्या इंडिया में कोई लफड़े नहीं हो रहे? विद इन स्टेट्स देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज. कर्नाटका का दूसरे स्टेट से इशू है, महाराष्ट्र से है, लाइक साउथ में केरला वर्सेस तमिलनाडु का भी एक सिचुएशन है. बट दैट बिकम्स एन इंटरनल फोर्स if you consider India as a system. I'll give you one more example. Let's say I stay in Maharashtra. So if I take Maharashtra as a system, state को, अब इंडिया के बाद मैं सिस्टम किसको ले लिया? महाराष्ट्र को ले लिया. तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट अगर किसी ने महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ बोला, तो दैट विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज दैट इज आउट ऑफ द सिस्टम. आउट फ्रॉम द सिस्टम से वो फोर्स लगाया गया. ऐसे ही महाराष्ट्र में देयर आर मेनी पार्ट्स इनटू इट. मुंबई, पुणे, वी आर मुंबईकर, वी आर पुणेकर एज पीपल से. तो इनके विद इन भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट दैट फोर्सेज विल बी टर्म्ड एज इंटरनल बिकॉज महाराष्ट्र इज अ सिस्टम. और छोटा करके अगर इवन यू कम अक्रॉस ऑफ योर फैमिली, हमारा घर एक सिस्टम मान लो, तो जो पड़ोसी से जो झगड़ा होता है वो एक्सटर्नल हो जाएगा. बट ऐसा नहीं कि हमारे फैमिली में झगड़े नहीं होते, ठीक है. तो ऐसे हम लोग सिस्टम, इट्स आवर चॉइस, सिस्टम हम किसी को भी मान सकते. तो इंटरनल फोर्सेस आर फोर्सेस विच आर एक्टिंग विद इन सिस्टम and external forces are the forces which are applied by the bodies outside the system. बाहर से फोर्स जो लग रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल था, अगर मैं ए और बी को सिस्टम मानूं, ए और बी को, सो दिस स्मॉल, दिस एन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दिस ए एंड बी, दे विल बिकम इंटरनल फोर्स. और अगर मैं इस ब्लॉक बी को एक अलग से सिस्टम मानूं, तब ये इंटरनल नहीं होगा बिकॉज बी इज अ सिस्टम, उस पर फोर्स लग रहा है. नॉर्मल रिएक्शन, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज अप्लाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट ए, सो इट विल बी एन एक्सटर्नल. सो इट्स आवर चॉइस. सो दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस is very important. After understanding all the varieties of forces, categories of forces, now let us see next topic, free body diagram. Mark my word, इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमेशा आपको मैं बोलूँगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, या आपने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की हो, वहाँ पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में दिक्कत अगर हो रही है, तो ये चैप्टर इट विल
बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा आपको ये, ठीक है। तो आज मैं आपको ये कुछ ऐसे नोट्स टाइप दे रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ माय लेक्चर, व्हाट यू शुड डू इज यू शुड नोट एवरीथिंग। तो जो भी मैं आपको छोटी मोटी थियरी दे रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए, एंड मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आगे मैं आपको जो जो प्रॉब्लम्स लूँगा आपका मेंस लेवल तो उसमें हो ही जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग को। तो स्टार्ट करता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम। सो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? बेसिकली नाम से लग रहा है फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये क्या है? बेसिकली इट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उसको आप डायग्रामेटिकली शो करते हो बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्री बॉडी डायग्राम। वन सेकेंड मैं बता देता हूं, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उसको अगर किसी डायग्राम के थ्रू अगर आप शो कर रहे हो, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऐसे तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कोई स्टेप्स नहीं है, बट जनरली मैं एक अप्रोच हमेशा रखता हूँ वेन एवर आई लुक एनी प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, तो मैं क्या करता हूँ, आई अप्लाई दिस 3 स्टेप्स। आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। अब इसका यूज मैं आपको इलस्ट्रेशंस में बताऊंगा, आगे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स कुछ बताऊंगा आज के लेक्चर में। स्टेप 1 इज, फर्स्ट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट जिसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एंड सेपरेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में, तो आपको जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको आइडेंटिफाई करो और सेपरेट करो उसको। सेपरेट करने के बाद उसे छोड़ दो वहां पे। नेक्स्ट, फिर हमें एक्सटर्नल फोर्सेस शो करने हैं उस ऑब्जेक्ट पे कौन से लग रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल है, तो छोड़ो, सब बताओ जरा। अर्थ तो कितने भी ऑब्जेक्ट जो रखे हैं उनको तो अट्रैक्ट करेगा ही। तो अर्थ का फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, दैट विल बी फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स। तो आप दिमाग में रखो, शो mg फर्स्ट। बॉडी बनाया, शो mg फर्स्ट, सबसे पहले आपको mg शो करना है। एंड थर्ड मोस्ट स्टेप, आपको दिमाग में उस प्रॉब्लम को देख के यू हैव टू सॉर्ट आउट व्हाट आर द नेबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर्म अ लिस्ट, आप एक लिस्ट बनाओ कितने नेबर्स है उस ऑब्जेक्ट के, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो नेबर्स ने जितना जितना फोर्स लगाया आप शो करना स्टार्ट करो डायग्राम पे। तो फिर से एक बार लास्ट टाइम, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड separate the object from all the other object in contact, show mg first. Second step and third step, form a list and show the force of all the neighbor on that object. After understanding what is free body diagram, हम लोग एक सम देखते हैं जिसके अंदर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे, वी आर लुकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है और एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड इज ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 alone, m2 alone, then considering m1 and m2 both as a system we have to draw the free body diagram. So पहले मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बताता हूँ आपको। तो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एक काम करो, सबसे पहले उसको सेपरेट कर लो पूरे बॉडी से, उसके नेबर से सेपरेट कर लो। मैंने m1 को सेपरेट कर लिया। और सेकेंड बात, इसके ऊपर सारे एक्सटर्नल फोर्स, जस्ट फोकस ऑन m1 पे कितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसके बारे में सोचो। तो सबसे पहली बात, अर्थ तो इसे अट्रैक्ट करेगा ही, तो इसलिए शो mg फर्स्ट। तो ये रहा फोर्स mg। और कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, तो जब भी आपको ऐसे कुछ थॉट आए तो आप देखो m1 के कौन कौन से नेबर है। m1 का नेबर है m2, जस्ट एक ही नेबर है उसका। तो मेरा एक तरीका है नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या करता हूँ मैं एक जहाँ पे भी ऐसे बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है वहाँ पे पहले एक रेड, कैन यू सी, रेड कलर से मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्लेन। तो इस कॉन्टैक्ट प्लेन पे ना व्हाट यू डू, एक ऐसा बाई साइडेड एरो बना लो। तो जैसे और एक यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट सरफेस दिख रहा है बिटवीन m2 एंड ग्राउंड, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर में एक बाई साइडेड एरो बना लो। फिर इसका यूज मैं बताता हूँ आपको। तो अभी m1 के कॉन्टैक्ट में, चलो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे हम लोग, m1 के पड़ोसी उसका नेबर है m2, तो वो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो वो नॉर्मल रिएक्शन, नाउ आप कैन यू सी अपर एरो जो दिख रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन N12 है बिटवीन m1 एंड m2। और कोई फोर्स लग रहा है क्या m1 पे एक्सटर्नल बाहर से? आई थिंक सो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक तो पहला फोर्स उसका वेट है और दूसरा m2 जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। चलो अब m2 पे आते हैं। अगर आप m2 को देखोगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, पहला तो सबसे पहले शो करो, शो mg फर्स्ट। अब सोचना स्टार्ट करो नेबरिंग फोर्सेस।
तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स एफ भी इसके ऊपर लग रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कैन यू सी दिस डाउन साइड एरो, डाउन साइड एरो, ये आपका हुआ N12। तो अपवर्ड वाला एरो M2 ने M1 पे लगाया था, नीचे वाला एरो M1 ने M2 पे लगाया। नेक्स्ट, ये M2 ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल एक्शन ऑफ ग्राउंड भी एक लगेगा यहाँ पे, नॉर्मल एक्शन ऑफ ग्राउंड। और कोई फोर्स, आई थिंक सो इतनी फोर्सेस लग रहे हैं। बट अगर M1 और M2 टुगेदर इफ आई कंसिडर अ सिस्टम, तो शो mg फर्स्ट, तो mg फर्स्ट विल बी M1 प्लस M2g, ये एक फोर्स होगा। दिस एक्सटर्नल फोर्स F विल बी अ फोर्स। टू योर सरप्राइज M1 और M2 के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हम शो नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज दैट इज एन इंटरनल फोर्स नाउ, बिकॉज M1 और M2 एक सिस्टम है, और एक ग्राउंड का एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे Ng। So such type of diagram in which we show all the external forces, they are called as free body diagram. Second example for drawing free body diagram, there is a rod. ये rod को हमने wall और ground के बीच में रखा है, और they are asking you to show the free body diagram of rod. तो ये rod का हमें free body diagram बनाना है। So सबसे पहला तो एक force mg वो नीचे की तरफ लगेगा। नेक्स्ट विल सी कि ये कहाँ कहाँ कांटेक्ट में, इसके नेबर कौन कौन से, तो ये एंड पे वॉल एक नेबर है और यहाँ पे ग्राउंड एक नेबर है। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रिएक्शन शो करने से पहले यू हैव टू सी कांटेक्ट प्लेन। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे कांटेक्ट प्लेन बना रखे हैं दोनों साइड में। और नॉर्मल रिएक्शन के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस कांटेक्ट प्लेन पे वी विल ड्रॉ बाई साइडेड एरो। तो इस कांटेक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर में बाई साइडेड एरो बना दें। अब ये एरो का यूज क्या होता है, ये वाला जो एरो है, सो दैट इज एक्चुअली अ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वॉल ऑन रॉड। तो अगर ये एक्शन है तो ये रॉड ने भी तो वॉल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया होगा। सो ये वाला एरो रॉड पे है और दूसरा वाला एरो रॉड ने जो वॉल पे रखा है वो यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो अपर वाला एरो है, दिस एरो मीन्स नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, एंड रॉड भी तो ग्राउंड के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस डाउनवर्ड एरो, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड। सो इतने ही फोर्सेस लग रहे हैं। सो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें एक रॉड दे रखा है। अच्छा, कभी कभार हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त हम लोग को कुछ एंगल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो जैसे ये रॉड है, तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो आई कैन से कि शो mg फर्स्ट। देन आपको नॉर्मल रिएक्शन शो करने, तो वी हैव टू सिलेक्ट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो यू कैन सी दिस आर द कॉन्टैक्ट पॉइंट, और मैंने आपको और बताया था कि इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे वी हैव टू ड्रॉ दी बाई साइडेड एरो। तो जैसे ये बाई साइडेड एरो विल शो यू द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय दिस वॉल ऑन द रॉड, एंड दिस विल शो द नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द रॉड। तो हाउ टू शो, सो दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड, बट यहाँ पे थोड़ा केयर करना पड़ेगा रिगार्डिंग वॉल। तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वॉल, बट ये किस एंगल पे लग रहा है, ये एंगल भी मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो वेरी सिंपल, क्वेश्चन में आप देखो ये आपको थीटा दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इसके यहाँ पे, सो दिस एंगल विल बी 90, तो रिमेनिंग एंगल विल बी हाउ मच, 90 माइनस थीटा, and normal and this rod total angle is 90 degree, तो remaining angle will be how much, theta। तो this is the free body diagram of a rod। next question, अच्छा ये जो free body diagram है, मैं आपको क्या करता हूँ कि आप लोग ये डायग्राम खुद से अपने बुक पे बनाओ एंड ट्राई टू ड्रॉ। उसके बाद हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि आपने राइट ड्रॉ किया कि नहीं। तो ऐसा जनरली होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको रॉन्ग ही बनाते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ कि दो रॉड है M1 M2 मास के, एंड अब हमको M1 M2 एंड M1 प्लस M2 बोथ एज ए सिस्टम का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो लेट मी शो यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। चलो रॉड 1 का देखते हैं हम लोग। तो इसका तो सबसे पहला शो mg फर्स्ट, तो यहाँ पे M1g विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ग्राउंड में कॉन्टैक्ट में है दोनों रॉड्स, तो बाई साइडेड एरो से हमको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएंगे। सो दिस विल बी व्हाट, N1g, नॉर्मल रिएक्शन ऑन रॉड 1 बाय ग्राउंड। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी कांटेक्ट में है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। व्हाट इज द प्रॉब्लम,
यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिफोर ड्रॉइंग नॉर्मल रिएक्शन वी हैव टू मार्क या ड्रॉ कॉन्टैक्ट प्लेन। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्लेन कैसा होगा वो यू कांट फाइंड, बिकॉज एक पॉइंट पे कॉन्टैक्ट है। अभी कॉन्टैक्ट प्लेन ऐसा हो कैसा हो, आप ना कॉन्टैक्ट प्लेन नहीं ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट पे। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कुछ लगेगा, यू आर रॉन्ग। कॉन्टैक्ट प्लेन आप शो नहीं कर सकते बिकॉज एक पॉइंट दोनों रॉड के कॉन्टैक्ट में है, तो यू आर नॉट श्योर कि कॉन्टैक्ट प्लेन कहाँ पे। तो इन सच केसेस व्हाट यू शुड डू, you should draw like this, take NX and NY, तो इनका रिजल्टेंट समवेयर कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन होगा। सिमिलरली रॉड 2, तो यहां से उसका वेट आएगा डाउनवर्ड M2G, ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, व्हाट विल बी दैट नॉर्मल रिएक्शन N2G, नॉर्मल रिएक्शन ऑन रॉड 2 बाय ग्राउंड। अब यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कैसे शो करेंगे। अगर ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन। NY अगर एक्शन था तो रिएक्शन वुड बी डाउनवर्ड। तो चेक करो जरा आपने राइट बनाया कि नहीं। अगर ऐसा सोच ले तो बहुत अच्छी बात है। अब M1 प्लस दोनों रॉड का अगर साथ में शो करना है तो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम उनके वेट शो कर देंगे। विल वी शो दिस नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू रॉड, नहीं शो करेंगे बिकॉज ये दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे फॉर M1 प्लस M2। नेक्स्ट फोर्स विल बी N1G फ्रॉम ग्राउंड एंड N2G फ्रॉम। तो ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।